आइए देखिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में लास्ट डे हम लोगों ने क्या किया था, पुनर्जागरण काल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और मुख्य रूप से मैंने आपको बताया कि जो पुनर्जागरण काल था वो क्या था, वो एक प्रकार का हिंदू धर्म में सामाजिक और धार्मिक सुधार का प्रयास किया गया। तो जहाँ तक हम हिंदू धर्म की बात करेंगे तो धार्मिक सुधार का प्रयास होगा, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो क्या, भारतीय समाज में सुधार की बात होगी। और वहीं अगर आप देखेंगे तो ये पुनर्जागरण जो काल आप देख रहे थे, तो इसमें सामाजिक धार्मिक के साथ साथ क्या हो रहा है, महिलाओं की भी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो पुनर्जागरण काल चल रहा है, इसका अर्थ आपने देखा था कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, अब इसी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हम लोग देखने चल रहे हैं। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। और यहाँ पर जो सामाजिक सुधार या धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा है, तो वो कई संस्थाओं के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। ठीक है, उसी में जो हम लोग पहला पढ़ने चल रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज, ठीक है। अगर ब्रह्म समाज की बात की जाए तो ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में कौन जाना जाता है, तो ये जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगर ब्रह्म समाज की हम लोग बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हो रही है, कब हुई है, 20 अगस्त 1828 को। ठीक है, 20 अगस्त 1828। और ये कहां पर हो रहा है, ये हो रहा है कलकत्ता में। ठीक, अब ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में बात करें, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग को किसके बारे में समझना होगा, तो हम लोग को राजा राम मोहन राय के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय का जन्म कब हो रहा है, इनका जन्म हो रहा था 1774 में। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हो रही है, 1833 ब्रिस्टल लंदन में हो रही है। उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि ये जो काल है ये क्या है, नव जागरण का काल कहला रहा है, या इसी को आप क्या कह रहे हैं, इसी को पुनर्जागरण काल कह रहे हैं। लास्ट डे की क्लास में आपने देखा था पूरी तरह से हम पुनर्जागरण क्या होता है उसको चर्चा किए थे। ठीक है, या नव जागरण होगा, पुनर्जागरण होगा तो क्या होगा, आधुनिक भारत का निर्माण होगा। तो आधुनिक भारत या आधुनिक काल कह लीजिए। इन सब के ये क्या कहलाते हैं, इन सब के पिता के रूप में जाने जाते हैं। कौन, राजा राम मोहन राय। इसका मतलब राजा राम मोहन राय को क्या कहते हैं, भारत में नवजागरण का पिता कहते हैं, नवजागरण काल का पिता माना जाता है, पुनर्जागरण काल का पिता माना जाता है। प्लस आधुनिक भारत में भी जो इनका निर्माण में योगदान रहा है, उसमें ये सबसे आगे अग्रदूत माने जाते हैं, इसीलिए इनको आधुनिक भारत का भी पिता कहते हैं, या जनक भी वो शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि ये जो हम लोग पुनर्जागरण काल पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक संगठित प्रयास बड़े स्तर पर अगर किसी ने किया था तो कौन थे, राजा राममोहन राय थे। इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है, इनको नव जागरण, पुनर्जागरण या आधुनिक भारत के जनक या पिता के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज, वास्तव में इस ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। इस ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था वो क्या था, जैसे कि हम लोग पीछे भी चर्चा किए कि एक तो क्या करना है, धार्मिक सुधार करना है। इसका मतलब हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां थी उनको समाप्त करना था। दूसरा काम क्या था, तो दूसरा काम था सामाजिक सुधार करना। सामाजिक सुधार करना, और सामाजिक सुधार का मतलब कि फिर वही चीज जो हिंदू धर्म में व्याप्त परंपरागत और रूढ़िवादिता से आधारित या परंपरागत व रूढ़िवादी ऐसी प्रथाएं व मान्यताएं जो समाज को कलंकित कर रही थी, मानवता को कलंकित कर रही थी, उनको समाप्त करना था। ठीक है, इसके अलावा तीसरा क्या था, तो स्त्री की दशा में
सुधार करना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि राजा राममोहन राय का ये जो ब्रह्म समाज तक सफर रहा है उसका प्रारंभ अचानक ऐसे तो होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं क्या था, इनके द्वारा कुछ पहले प्रयास किए गए थे। ठीक है, और इस प्रयास में क्या है, तो सबसे पहले इन्होंने 1815 में किसकी स्थापना किए थे? हाँ, कौन सी सभा थी? आत्मीय सभा थी। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखेंगे तो 1816 में इन्होंने क्या किया था, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, और बाद में जाकर के 1828 में इन्होंने क्या किया, ब्रह्म सभा की स्थापना की। ब्रह्म सभा की स्थापना की। ठीक है, और यही ब्रह्म सभा जो है बाद में क्या कहलाया, ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एक ब्रह्म समाज के बारे में। ये एक प्रकार का संगठन है जिसके माध्यम से क्या होगा, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन किया जाएगा। इसके जनक किसे माने जाते हैं, तो इसके जनक माने जाते हैं राजा राममोहन राय। ठीक है, अब जब राजा राममोहन राय के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, ये जो ब्रह्म सभा थी उसकी स्थापना किया और वही आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से प्रचलित हुआ। ठीक है, ब्रह्म सभा की स्थापना से पूर्व इन्होंने क्या किया था, एक आत्मीय सभा और वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी, क्रमशः 1815 और 16 में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि जो राजा राममोहन राय थे इनके विचार क्या थे। इनके विचार या हम कहें इनके दर्शन, पहले इनके विचार या दर्शन देखेंगे और फिर देखेंगे इनके योगदान को लेकर के। ठीक है, तो अगर हम लोग इनके विचार या दर्शन को देखें तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, इनके लिए भी 3 क्षेत्र निकल करके आएंगे। वो कौन कौन से होगा, तो एक तो होगा धार्मिक सुधार का कार्य। तो धार्मिक सुधार का कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा, धर्म के प्रति इनके कुछ विचार या दर्शन होंगे। दूसरा फिर ये क्या कर रहे हैं, सामाजिक सुधार कर रहे हैं, और अगर सामाजिक सुधार कर रहे हैं तो पुनः वही बात निकल के कि समाज के प्रति भी इनके कुछ विचार, वही विचार दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं क्या है, स्त्री यानी स्त्रियों की दशा सुधारने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी इनके कुछ अपने विचार होंगे, कुछ सोच होंगे, कुछ दर्शन होंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इनकी धार्मिक सुधार कार्य की, या आप कहते हैं कि इनकी धार्मिक विचार धारा, या इसी को आप क्या कहते हैं, मान्यताएं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग कहें राजा राममोहन राय के बारे में तो कुछ पॉइंट आपको पहले ध्यान में रखना है। जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। अगर एकेश्वरवाद का समर्थन किया तो इसका दूसरा क्या निकल के आ रहा है, बहुदेववाद का विरोध किया। ठीक है, दूसरी बात क्या था, ये मूर्ति पूजा के आलोचक थे, अर्थात मूर्ति पूजा को शोषण का एक कारण बताते थे। ठीक है, इसके अलावा और इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने पुरोहितवाद का विरोध किया, पुरोहितवाद के खिलाफ थे। इसके अलावा इन्होंने धर्म में व्याप्त जो बाह्य आडंबर था उसकी भी कड़ी आलोचना की थी। ठीक है, तो अगर हम लोग कहें तो ये क्या थे, एकेश्वरवाद के समर्थक थे। एकेश्वरवाद के समर्थक, एकेश्वरवाद समझते हैं एक ईश्वर में विश्वास करना। ठीक है, जानते हैं हिंदू धर्म में क्या है, बहुदेववाद की संकल्पना। आज भी बहुत देववाद की संकल्पना पर ही सारी धार्मिक जो आप कह सकते हैं रीति रिवाज, मान्यताएं, परंपराएं हैं वो आधारित हैं ना। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया या इसकी आलोचना की। और क्या किया इन्होंने, तो इसके अलावा इन्होंने जो है, जो पुरोहितवाद है
पुरोहितवाद का मतलब हो गया कि प्रारंभ से आप देखते चले आ रहे हैं कि जो पुरोहित ने कह दिया, ब्राह्मण ने कह दिया, बस वही सही है, उन्हीं की विचारें समाज पे थोप दी जाती थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसका भी खंडन किया, आलोचना की। इसके अलावा और क्या किया, तो बाह्य आडंबर, जो धर्म में व्याप्त बाह्य आडंबर थे, इसकी भी क्या किया, बाह्य आडंबर की भी आलोचना की। और इन्हीं सभी के माध्यम से क्या था, ये धर्म में सुधार की बात करते थे। इसका मतलब धर्म में व्याप्त ये सारी जो मान्यताएं हैं, इनको धीरे धीरे तर्क के आधार पर अगर आप महसूस करें और मानवता का दृष्टिकोण जो है उसको आप ला करके केंद्रित करें, तो कहीं ना कहीं इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या किया था, धर्म पर प्रहार किया था। दूसरे स्तर पर हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या किया, समाज, तो इनकी सामाजिक विचारधारा की बात अगर हम लोग करें तो सामाजिक विचारधारा क्या थी। अब समाज में बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो समाज में क्या कर रहा था, समाज में दरार डाल रहा था, समाज को तोड़ रहा था, समाज को भिन्न भिन्न वर्गों में बांट रहा था। ठीक है, इसलिए इन सभी चीजों को समाप्त करने की बात की। जैसे इन्होंने जाति प्रथा, वर्ग प्रथा, ठीक है, वर्ण प्रथा आदि का विरोध किया। ठीक है, यहीं से आप क्या देखते हैं, यहीं से हाँ छूत या हम कहें अस्पृश्यता जैसी चीजें निकल करके आती हैं। ठीक है, अब यहीं पर समाज में आप देखेंगे और क्या था, तो जैसे अगर मान लेते हैं जैसे बलि प्रथा थी, बलि प्रथा हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग कहें तो जैसे अंतः वर्णीय या वर्गीय विवाह निषेध था, तो इसका भी इन्होंने विरोध किया। ठीक, अंतःवर्णीय मतलब एक वर्ण से दूसरे वर्ण में विवाह नहीं किया जा सकता, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में विवाह नहीं होता था, तो इसका इन्होंने क्या किया, इसका खंडन किया। ठीक है, तो ये क्या था, सामाजिक कुछ मान्यताएं थी जिसका इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, अब इसके अलावा तीसरी स्थिति हम लोग देखते हैं, तो इन्होंने क्या किया, स्त्री की दशा सुधारने में प्रयास किया। तो स्त्रियों की दशा सुधारने में जो प्रयास किया, तो इसको लेकर के इनके विचार क्या थे, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सती प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया। ठीक है, और इनके सती प्रथा के विरोध के कारण ही, अच्छा ये देख लीजिए, फिर एक एक करके इनके योगदान को भी हम लोग चर्चा में लेके चले आएंगे। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र में योगदान देखेंगे। तो सती प्रथा का, इसके अलावा अगर आप कहें तो जैसे स्त्रियों के लिए क्या था, उनकी शिक्षा के समर्थक थे, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। अब यहाँ पे जैसे सती प्रथा हो गई, इसी तरह आप देखेंगे तो पर्दा प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया। इसके अलावा अगर हम कहें तो ऐसे बहुपत्नी प्रथा हो गया। अब इस सबके समर्थन में रहेंगे, विरोध में रहेंगे, ये जो नीचे लिखा है पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, समर्थन में जाएंगे, विरोध में जाएंगे। अरे समाज को सुधारना है, समाज को बिगाड़ना नहीं है ना, हाँ, तो कहाँ जाएंगे, इसके विरोध में चले जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्त्रियों को लेकर के क्या था, सती प्रथा जैसी चीजों का इन्होंने विरोध किया, प्लस उनकी दशा को सुधारने के लिए शिक्षा का समर्थन किया, विधवा को पुनः स्थापित करने के लिए उनके पुनर्विवाह पर जोर दिया, प्लस पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा आदि ऐसी प्रथाओं का जिसका सीधा संबंध किससे है, स्त्रियों की निम्न दशा से है, उसका क्या किया इन्होंने, खंडन किया, विरोध किया। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं कि राजा राम मोहन राय जी के क्या योगदान रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय के
योगदान, बहुत एक एक पॉइंट एकदम आराम से समझते चलिए, सब एक दूसरे से लिंक होता है। जब आप देखिए, जब तक आपके पास किसी कंसेप्ट का थॉट क्लियर नहीं होता है, थॉट कैसे क्लियर होगा, जब कंसेप्ट क्लियर होगा ना। अब आप उसे सब खिचड़ी करा के पकते रहें, कभी यहाँ से याद कर ले, कभी यहाँ से याद कर ले, कभी यहाँ से याद कर ले, आप कंफ्यूज रहेंगे। तो जब 3 पॉइंट बता दिया कि ब्रह्म समाज का क्या है, आप ब्रह्म समाज को देख रहे हैं, उसका उद्देश्य 3 स्तर पे है, सामाजिक स्तर, धार्मिक स्तर, शिक्षा का स्तर। तो बस जहां भी चर्चा करिए एक एक करके बात करते रहिए। जब समाज की बात करें तो केवल सामाजिक बिंदुओं को पकड़िए, धर्म की बात करें तो धर्म की बात करिए, शिक्षा को पकड़िए तो शिक्षा संबंधी बात करिए, ठीक है। तो यहाँ पे योगदान हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं धार्मिक योगदान। धार्मिक योगदान ना करके कहें धर्म के सुधार संबंधित योगदान। उन्हें धर्म में सुधार किस तरह से हो सकता है, उसके संबंधित उनके योगदान क्या थे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक क्या था, क्या था, वो अखबार था, तोहफत उल मुआहिदीन। तोहफत उल मुआहिदीन, देखिए जो राजा राम मोहन राय जी थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। इनको हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू सभी भाषाओं पे अच्छी पकड़ थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो पुस्तक है इसको फारसी भाषा में लिखा था, तोहफत उल मुआहिदीन। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है एकेश्वर वाद का उपहार। और इन्होंने क्या किया, इस पुस्तक के माध्यम से जो हिंदू धर्म में बहुदेववाद की संकल्पना थी, पुरोहितवाद था, बाह्य कर्मकांड थे, उन सभी का क्या किया, बुरी तरह से खंडन किया, विरोध किया, ठीक है। अब जब इन्होंने क्या किया, बुरी तरह से हिंदू धर्म पे प्रहार करना प्रारंभ किया, तो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगने लगा कि राजा राम मोहन राय जो हैं वो अपने अंतिम समय में आकर के क्या होंगे, ईसाइयत को ग्रहण कर लेंगे। बहुत फूले नहीं समा रहे थे ना। एक होता है ना कि जब 2 लोग के बीच में बातचीत हो रही है तो किसी से कहे कि तुम एक नंबर के नालायक हो, गधे हो, तुम्हारा कोई काम ठीक नहीं रहता है, बोला हाँ ठीक कह रहे हो, और तुम भी नालायक हो, गधे हो ना। तो वही काम इन्होंने किया। जब एक को हिंदू धर्म को फटकारना शुरू किया कि तुम्हारा ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, तो उसको लगा कि हाँ जब इनका नहीं ठीक है तो मेरे वाले समर्थन में आ रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने फिर एक और फटकार लगाई, तो एक और पुस्तक लिखा। कौन सा था, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। अब जब ये इन्होंने लिखा तो इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, इसके माध्यम से इन्होंने ईसाई धर्म पर क्या किया, अपना प्रहार किया और कहा ईसाई धर्म में जितनी भी बाइबल में लिखी गई बातें हैं, जो चमत्कारी शक्तियों का मसीहा ईसा मसीह जी को बताया जाता है, ऐसा कुछ व्यवहार में होता नहीं। कुल मिला करके अब ईसाई धर्म, बाइबल और ईसा मसीह से संबंधित जो भी इस तरह के मतलब भाव थे, जो व्यवहारिकता या कह सकते हैं वास्तविकता से परे थे और चमत्कारी शक्तियों का जो मालिक बताया गया था, उन सब का इन्होंने खंडन किया, ठीक है। अब बाद में जा करके इसको लगभग 1820 में लिखे थे, हाँ, 1823 में जाकर के जॉन डिग्बी की सहायता से क्या किए थे, जॉन डिग्बी की सहायता से लंदन में जाकर प्रकाशित कराए थे, ठीक है। किसकी सहायता से, जॉन डिग्बी। ठीक है, तो 2 तो यहाँ पे ध्यान रखिए इनका, धर्म के ऊपर किस तरह से इन्होंने काम किया, ठीक। इसके अलावा अब अगर हम लोग बात करें तो समाज को लेकर के देखिए, समाज
तो समाज के सुधार के संबंध में इन्होंने काम किया क्या, तो जानते हैं आप इन्होंने क्या किया, सती प्रथा का बहुत जोर शोर से इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। और इन्हीं के प्रयासों से फिर क्या हो रहा है, सती प्रथा कब समाप्त हुआ था, सती प्रथा कब समाप्त हुआ था, 1829 में। लास्ट डे की क्लास में तो पढ़ाया था, लॉर्ड विलियम इस समय ये कौन थे, बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये 1829 में क्या किए थे, पहले बंगाल में सती प्रथा को समाप्त किए और उसके बाद फिर 1830 में जाकर के कहा, मद्रास में और बम्बई में सती प्रथा को क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। तो कहीं ना कहीं क्या था, राजा राम मोहन राय के योगदान से ही हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया गया, शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या था, तो जैसे पहले मैंने बताया कि राजा राम मोहन राय जो थे वो क्या थे, उनको कई भाषाओं की अच्छी समझ थी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी, उर्दू आदि। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी, कलकत्ता में की थी। तो ये हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1817 में किया था। ठीक है, और 1825 में आकर के इन्होंने क्या किया था, वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। ठीक है, और ये किसकी सहायता से किया था, डेविड हेयर की सहायता से। तो शिक्षा के क्षेत्र में दो योगदान, 1817 में क्या कर रहे हैं, 1817 में ये जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं डेविड हेयर के सहयोग से, और 1825 में क्या कर रहे हैं, वेदांत कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है, पत्रकारिता के क्षेत्र में तो राजा राम मोहन राय को भारत की पत्रकारिता का भी अग्रदूत कहा जाता है, पत्रकारिता का अग्रदूत। इसका मतलब क्या है, भारत में जो पत्रकारिता है उसके जनक के रूप में भी किसी माना जाता है, राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा, संवाद कौमुदी की रचना की। संवाद कौमुदी इनकी पहली रचना थी, किस भाषा में थी, बांग्ला भाषा में थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, एक मिरात उल अखबार निकाला, इसमें फारसी भाषा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो कौन सा था, वो तोहफत उल मुआहिदीन था। हाँ, वो पुस्तक था। और ये क्या है इनका, ये है मिरात उल अखबार है, फारसी भाषा में है। ठीक है, इसके अलावा और क्या निकाले थे, तो एक निकाले थे ब्रह्मनिकल मैगजीन। जो उनका ब्रह्मनिकल मैगजीन था, किसमें था, ये अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए आगे क्या होता है, तो इनके योगदान आपने किस किस क्षेत्र में देखा, धर्म के क्षेत्र में देखा, जहां दो पुस्तक को ध्यान में रखिएगा, एक आपने भी देखा, हम लोग बात कर रहे थे ना, एक जो तोहफत उल मुआहिदीन था और दूसरा प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस था।
एक में हिंदू धर्म का विरोध किया और दूसरे में ईसाई धर्म का विरोध किया। ठीक है, इसके बाद फिर आपने समाज के क्षेत्र में देखा तो इन्होंने क्या किया, सती प्रथा का समाप्त करवाया। शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करा रहे हैं, उसके अलावा क्या था, वेदांत कॉलेज की स्थापना करा रहे हैं। और जब आप इनकी पत्रकारिता के क्षेत्र में देख रहे हैं तो संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और ब्राह्मणिकल मैगजीन, ये तीन क्या है इनके प्रमुख रचना रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे की बात करें तो देखिए जो राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय, इनको ये जो राजा की उपाधि है, ये राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। अकबर द्वितीय, ये राजा कहीं के तो थे नहीं, ये तो समाज सुधारक थे, तो इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया है। ठीक है, अकबर द्वितीय कौन था, जो उत्तरवर्ती मुगल शासक पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह जफर था। अब बहादुर शाह जफर से पहले कौन थे, अकबर द्वितीय थे। ठीक है, तो अकबर द्वितीय का क्या हो रहा था कि इनको जो पेंशन मिलती थी, पेंशन, ये पेंशन इनकी क्या कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। तो इन्होंने राम मोहन राय जी को बुलाया और ब्रिटेन भेज करके वहां की महारानी से इनकी पेंशन पुनः चालू करने के लिए जो है, मतलब अनुरोध करने के लिए इनको भेजना चाहते थे। और चूंकि ये अपने प्रतिनिधि के रूप में भेज रहे थे इनको, इसलिए इनको इन्होंने क्या किया था, एक उपाधि दी थी, राजा की उपाधि, और तभी इनके नाम के आगे क्या लग गया था, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब जहां अकबर द्वितीय का अपना यहाँ पर एक स्वार्थ था कि चूंकि ये विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, भाषा पे पकड़ थी, अपनी बातों को मनवाना जानते थे, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की महारानी से भी डील कर लेते, ऐसा अकबर द्वितीय का मानना था। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ राजा राम मोहन राय को क्या फायदा होता, तो देखिए उस समय भारतीय समाज में एक मान्यता व्याप्त थी। क्या मान्यता व्याप्त थी, यदि कोई व्यक्ति हाँ समुद्र पार यात्रा करके जाता है तो वो अछूत माना जाता है, और ये भारतीयों की इस मान्यता या परंपरा को तोड़ना चाहते थे। तो किताबों में तो मिलता है आपको कि समुद्र पार यात्रा करके विदेश जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि उनसे पहले कोई गया नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इसका भाव को समझिएगा। पहली बात तो आधुनिक काल की बात किया रही, दूसरी बड़े स्तर पर जहाँ पर उन्होंने एक विरोध किया है तो एक मैसेज जा रहा है समाज को, तो पहला व्यक्ति जिसने क्या किया है, इस प्रकार से कार्य किया है। इसलिए माना जाता है कि आधुनिक काल में समुद्र पार यात्रा करके भारत की तरफ से ब्रिटेन जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, जब वहां पर जाते हैं तो 1833 में वहीं ब्रिटेन में ही क्या होता है, ब्रिस्टल में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1774 से लेकर के 1833 ये क्या था, राजा राम मोहन राय का क्या था, कार्यकाल था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ब्रिटेन जो है वो 1830 में जाते हैं, तो 1830 में जा रहे हैं और 33 में समाप्त हो रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का क्या हुआ। अभी इतनी जल्दी ये समाप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रह्म समाज में क्या होगा, कुछ दरारें पड़ेंगी, तो उसके बाद इसमें टूटेंगे, और टूटते टूटते 2 बार टूटेंगे, तो सबको हम लोग अंत तक लेकर के जाना है। ठीक है, तो देखिए जब 1830 में ये ब्रिटेन गए हैं तो 1830 से लेकर के 1835 तक इनके स्थान पर ब्रह्म समाज का प्रमुख किसे बनाया गया था, कौन थे, रामचंद्र बिगहा बगीश थे ना, बिगहा बगीश तो थे, रामचंद्र बिगहा बगीश थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक तरह से 1830 से 33 का काल देख रहे हैं ना, तो अगर 1830 से 33 का काल बताएं तो इसका मतलब क्या, ये राजा राम मोहन राय की अनुपस्थिति में है ना यहाँ पर। लेकिन अब तो 1833 में क्या हो रहा है, राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो जा रही है, तो मृत्यु हो जा रही है तो कहीं ना कहीं स्थायी रूप से उनकी जगह पर किसी को लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, जब राजा राम मोहन राय गए तो रामचंद्र बिगहा बगीश को अपना प्रमुख चुन करके गए। लेकिन अब 1833 में क्या हो रहा है, 1833 में अब इनके स्थान पे कौन हो रहा है, तो द्वारिका नाथ टैगोर।
ये द्वारकानाथ टैगोर क्या हुए, अब ये ब्रह्म समाज के प्रमुख बन गए। ठीक है, और 1833 से लेकर के 1843 तक क्या हुआ, 1833 से लेकर 1843 तक 10 साल ये ब्रह्म समाज का नेतृत्व किए। ठीक है, लेकिन 1843 के बाद क्या हो रहा है, तो 1843 के बाद जो ब्रह्म समाज के प्रमुख हैं उसके रूप में कौन आ जा रहा है, तो उसके रूप में आ जा रहे हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो थे वो कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर थे। अब कौन आ रहे हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करें तो ब्रह्म समाज में आने से पूर्व देवेंद्र नाथ टैगोर के कुछ कार्य थे। 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर जब ब्रह्म समाज के प्रमुख बन रहे हैं तो 1843 से पूर्व देवेंद्र नाथ टैगोर के प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, प्रमुख उपलब्धियां, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कलकत्ता के जुरांसक स्थान पर क्या किया था, एक तत्व रंजनी सभा की स्थापना किया था। तत्व रंजनी, ठीक है, तत्व रंजनी सभा की स्थापना किया था और इसी का नाम बाद में क्या हो गया था, तत्व बोधनी सभा हो गया था। अभी ये क्या है, ब्रह्म सभा से जुड़ने से पहले, ब्रह्म समाज से जुड़ने से पहले इनकी उपलब्धियां हैं। ठीक है, अब ये जो इनकी तत्व रंजनी सभा या बाद में जो तत्व बोधनी सभा हो गई थी, इसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने क्या किया था, तो एक तत्व बोधनी पुस्तक की रचना की, जिसके माध्यम से उसके विचारों को क्या कर रहे थे, फैला रहे थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, एक तत्वबोधनी स्कूल की भी स्थापना की। ठीक है, तो तत्व रंजनी सभा थी, तत्वबोधनी सभा हो गई। तत्वबोधनी सभा के लिए फिर क्या था, एक इन्होंने रचना किया तत्वबोधनी के नाम से ही, और फिर एक स्कूल की स्थापना किया तत्वबोधनी के नाम से। ठीक है, 1840 में स्कूल उन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, अब क्या हुआ, 1843 में तो आके ब्रह्म समाज में जुड़ गए। अब देखिए इनके ब्रह्म समाज में आने के बाद क्या हो रहा है, तो ब्रह्म समाज 1843 में आके जुड़ रहे हैं। जब ये आए हैं तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, केशव चंद्र सेन को क्या किया, ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया, ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। ठीक है, और केशव चंद्र सेन ने क्या किया, जब ये ब्रह्म समाज में आके जुड़े थे कौन, देवेंद्र नाथ टैगोर, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया था, एक और रचना की थी, ब्रह्मोपासना। ठीक है, और ब्रह्मोपासना के माध्यम से इन्होंने क्या किया था, जो ब्रह्म समाज है उसकी उपासना, अर्थात ब्रह्म समाज के जो धर्म है उसको कैसे मानना है, उसका मतलब उपासना समझते हैं ना, किसी में विलीन हो जाना, उसकी आराधना करना। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को समाज के लिए प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने क्या किया था, ब्रह्मोपासना पर बल दिया था। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त किए, और केशव चंद्र सेन जब आकर के ब्रह्म समाज से जुड़े हैं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रयासों से जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज, इसका प्रचार प्रसार कहां कराया, तो बंगाल के बाहर तक कराया, बंगाल के बाहर। अब बंगाल के बाहर कहां गया, तो ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र
और कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। और इस तरह से केशव चंद्र सेन की प्रयासों से अब ये जो ब्रह्म समाज है ये क्या हो गया, एक अखिल भारतीय समाज में तब्दील हो गया, परिवर्तित हो गया। इसका मतलब अभी केशव चंद्र सेन के आने से पूर्व तक जो ब्रह्म समाज था उसकी उपलब्धियां और उसकी जो पकड़ थी वो कहां तक थी, बंगाल तक ही सीमित थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज के उद्देश्यों को बंगाल से बाहर भी ले जाकर के उसको प्रस्तुत किए, ठीक है। और एक अखिल भारतीय यानी पूरे भारत में अब क्या हो गया, ब्रह्म समाज की शाखाएं और उसकी मान्यताएं स्थापित हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, आगे चलकर जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, और कौन है, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, इन दोनों के बीच क्या होता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है, दरार उत्पन्न हो जाती है। वो टीवी में आप लोग देखते हैं सीरियल वगैरह, एक इधर रहेगा उधर रहेगा, उसके बीच में बिजली चमकेगी, है ना। तो बस ऐसे यहाँ पर भी क्या हुआ, ऐसे ही दोनों में बिजली चमकी है ना। और बिजली क्यों चमक रही है, दरार क्यों पड़ रहा है, तो जो ब्रह्म समाज थे उसके विचारों व मान्यताओं में मतभेद को लेकर के, क्योंकि अब केशव चंद्र सेन जो थे वो ब्रह्म समाज की बहुत सी जो परंपरागत विचार और मान्यताएं थी अब उनको समाप्त करके उसको नया रूप दे रहे थे, ठीक है। तो क्या क्या कर रहे थे आइए देखते हैं। तो केशव चंद्र सेन के अनुसार क्या था, केशव चंद्र सेन ये क्या थे, तो जो अब ब्रह्म समाज था, देखिए ब्रह्म समाज की चर्चा कर ही रहे बार बार, उसको क्या लिखना, तो ब्रह्म समाज में जो संस्कृत के मूल पाठ थे अब ये उसको उचित नहीं मानते थे, उचित नहीं मानते थे। मतलब अब ये संस्कृत के जो मूल पाठ ब्रह्म समाज में कराए जाते थे, बताए जाते थे, उसको सही नहीं ठहरा रहे थे, ठीक है। दूसरा इनका और क्या था, तो यज्ञोपरांत अर्थात यज्ञ के उपरांत जो जनेऊ धारण किया जाता था, जनेऊ धारण किया जाता था, अब ये क्या कर रहे थे, इसे भी सही नहीं मान रहे थे। इसके अलावा अगर हम लोग करें तो अब इसमें क्या था, जो ईसाई धर्म था, मुस्लिम धर्म था, इसी तरह से जो फारसी की बातें थी, इन सभी के पाठ का क्या कर रहे थे, प्रवेश कर रहे थे। इस मतलब ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ फारसी, तो जो उनके पाठ, उनकी जो प्रमुख शिक्षाएं थी उसको जो है वो ब्रह्म समाज में ला करके जोड़ रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से क्या हो रहा है। अब यहाँ पर जो केशव चंद्र सेन है, देखिए अगर आप दृष्टिकोण को समझ पाएंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि कभी कभी क्या होता है, जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं वो एक सीमा तक सुधार के कार्य के बाद वो एक संगठन बनाने लगती है कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और प्रत्येक धर्म का उद्देश्य अंततः आप देखते हैं वहीं पर हो जाता है कि लगता है कि भाई हमारा धर्म सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने अब देखें अगर आप एक तरह से, तो अभी तक तो एक लंबे समय तक क्या किए, लंबे समय तक जो ब्रह्म समाज की पुरानी मान्यताएं थी, जिस तरह से उसका हिंदू धर्म के साथ जुड़ाव था और हिंदू धर्म में सुधार के प्रयास कर रहा था, उसी के तहत इन्होंने प्रयास किया। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, इस धर्म में लगभग सभी लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। कैसे, भाई जब आप सभी की चीजों को अच्छा जो होगा उसको ला के रखेंगे, सभी को खुश करना चाह रहे हैं, आप ईसाइयों को भी खुश करना चाह रहे हैं, इस्लाम को भी खुश करना चाह रहे हैं, अन्य लोगों को भी खुश करना चाह रहे हैं, ताकि वो सब आके ब्रह्म समाज से जुड़े। कोई धर्म तो था नहीं, ये तो संगठन ही बन रहा था ना। अगर यहाँ पर ईसाइयत की भी मान्यताएं होने लगेंगी, इस्लाम के भी पाठ होने लगेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, उस धर्म के लोग भी आकर के जुड़ना शुरू कर देंगे, संगठन ही तो बन रहा है।
ठीक है। तो अब इसी वजह से क्या हो रहा है, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में क्या होता है, एक विचार मतभेद हो जाता है, वैचारिक मतभेद हो जाता है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, 1865 में क्या हो रहा है, ये जो ब्रह्म समाज है टूट जाता है। ब्रह्म समाज क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। और जब टूट रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है, दो नए अब समाज बन रहे हैं। कौन कौन सा, एक आदि ब्रह्म समाज हो गया, आदि ब्रह्म समाज, और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है। अगर हम लोग आदि ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो आदि ब्रह्म समाज, आदि मतलब पुराने से होता है, पुराने वाले को दे दीजिए, ये किसका हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। और भारतीय, क्योंकि आप जानते हैं केशव चंद्र सेन अब जो है क्या कर रहे थे, इसे अखिल भारतीय संस्था बना लिए थे, इस मतलब बंगाल से बाहर के क्षेत्रों में भी लेके गए। तो इन्होंने क्या किया, इसे भारतीय ब्रह्म समाज का नाम दिया। तो ये कौन हो गए, केशव चंद्र सेन। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ब्रह्म समाज में पहली बार फूट पड़ा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आगे चल करके पुनः एक बार 1878 में ब्रह्म समाज टूटता है, एक बार फिर से टूट रहा है। और इसमें टूट रहा है तो क्यों टूट रहा है, देखिए केशव चंद्र सेन जो है, केशव चंद्र सेन, अब इनके साथ जो जुड़े कुछ लोग थे वो क्या हो गए, इनसे अलग हो गए। इसमें कौन था, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। और इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने अब यहां से जब टूटकर अलग हुए हैं तो अब इनके द्वारा क्या हो रहा है, एक साधारण ब्रह्म समाज बन रहा है, साधारण ब्रह्म समाज। अब इसका क्या कारण पड़ा टूट का, तो इसका टूट के कारण पुनः एक बार केशव चंद्र सेन की ही अपनी कुछ गलत विचारधारा थी। हुआ क्या था, 1872 में एक विवाह से संबंधित अधिनियम आया, अधिनियम जो ब्रह्म समाज के प्रयासों से ही आया था, क्योंकि समाज में भी सुधार करना चाहते थे। ठीक है। तो ये एक मतलब ब्राह्मिकल विवाह संबंधित अधिनियम आया था। और इसके तहत क्या किया गया था, इसके तहत जो बाल विवाह होता है उस पर रोक लगा दिया गया था। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, तो केशव चंद्र सेन ने अपनी मात्र 13 वर्ष की पुत्री का विवाह क्या किया था, वो कूच बिहार के राजा के साथ करा दिया, कूच बिहार का अल्पवयस्क राजा, कूच बिहार का तात्पर्य असम के क्षेत्र से। यहां का क्या था, एक अल्प वयस्क राजा थे, उनसे करा दिए। तो एक तरफ देख रहे हैं कि इन्हीं के प्रयासों से क्या हो रहा है, कानून बन रहा है जहां पर समाज को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, अपने ही बेटी का विवाह वो अल्प आयु में करा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बाल विवाह करा दे रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो दोनों ही जगहों पर अगर हम जो ब्रह्म समाज है उसमें जो दरार पड़ रहा है, फूट पड़ रहा है या टूट हुआ है, उसका अगर हम लोग एक लक्षित व्यक्ति ढूंढने का प्रयास करें किसके कारण से, तो कहीं ना कहीं दोनों ही जगहों पर जितना हम लोग पढ़ पा रहे हैं, दृष्टिकोण समझ पा रहे हैं, उसके तहत क्या है, केशव चंद्र सेन ही गलत दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक लंबे परंपरागत चीजों में वो परिवर्तन लाना चाहे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अभी आपका समाज जो है वो ऐसा नहीं था कि 200-500 साल पुराना हो गया कि आपकी मतलब जो आपने संगठन का निर्माण किया उसी में कुरीतियां आ गई कि आप सुधार कर रहे हो। अभी तो देख रहे हैं 28 में जन्मा है और फिर 20 साल काम किया है, उसके बाद आप जाकर के उसमें तमाम तक मान्यता लेके आ रहे हैं। तो इतनी जल्दी आपके संगठन में कमियां नहीं आती। प्लस आप ऐसी मान्यताएं लेकर के आ रहे हैं जिसमें सबको खुश करने की बात कर रहे हैं।
क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि हमको सुधार करना है, ठीक। और कैसे सुधार करना है, अपने धर्म से जुड़कर करके। जैसे गांधी जी का मानना था, क्या कहते थे ना कि अगर आपका धर्म खराब है तो धर्म छोड़ के दूसरे धर्म थोड़ी जाएंगे, अगर आपका धर्म खराब है तो आप धर्म में जो कुरीतियां व्याप्त है उसमें सुधार करेंगे, बस में, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा एक बार फिर से फिल्टर कर लिया जाए ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हुआ हो। तो देखिए 1830 में जब राजा राम मोहन राय ब्रिटेन जा रहे हैं तो उनकी अनुपस्थिति में कौन आए, और रामचंद्र बिगहा बगीस आए। फिर 1833 से लेकर के 43 तक कौन रहे, द्वारकानाथ टैगोर रहे। द्वारकानाथ टैगोर रहे। फिर इसके बाद 1843 के बाद कौन आए, तो इसके बाद आए देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। और देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद इन्होंने क्या किया, एक आचार्य को नियुक्त किया, कौन, केशव चंद्र सेन। इन दोनों के मध्य क्या हो रहा है, 1865 में मतभेद हो रहा है। और क्या हो रहा है, दो समाज बन के निकल रहा है, एक आदि ब्रह्म समाज और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें कि अब ब्रह्म समाज से क्या, केशव चंद्र सेन बाहर चले गए। और इसके बाद क्या हुआ, केशव चंद्र सेन, अब इनके साथ देखिए तो पुनः क्या हो रहा है, जो भारतीय ब्रह्म समाज था वो टूट गया, ठीक है। तो किसके द्वारा, तो एक आप देख रहे हैं आनंद मोहन बोस आ रहे हैं, और दूसरा शिवनाथ शास्त्री आ रहे हैं। कब टूट रहा है ये, तो 1878 में जाकर टूट जा रहा है। और एक नया ब्रह्म समाज बन रहा है जिसे कहते हैं साधारण ब्रह्म समाज। और इस तरह से जब ब्रह्म समाज में एक बार फूट पड़ना शुरू हुआ, दरार पड़ना शुरू हुआ, तो आगे चलकर ब्रह्म समाज इतने टुकड़ों में टूट गया कि फिर उसको कोई एक ऐसा प्रमुख नेतृत्व करता नहीं मिला जो संपूर्ण ब्रह्म समाज को क्या कर सके, एकीकृत कर सके। हालांकि आज भी आपको ब्रह्म समाज की शाखाएं देखने को मिलेगी, जगह जगह पर छोटे छोटे स्टोरी आपको देखने मिलता है, ठीक है, क्लियर है। तो इतनी चीजें थी जो ब्रह्म समाज से थी। बहुत क्वेश्चन बनता है, जितनी भी बातें आपको बताई हैं सब समझ जाइए, अपने आप में क्या है, पूरा एक क्वेश्चन का पैकेज है। हर जगह से क्वेश्चन आपसे, जितना भी बताएं सब जगह से क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। तो उसको ध्यान से करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट डे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे, ओके। चलिए,